गुड आफ्टरनून सभी को। थैंक यू। आपका फिर से स्वागत है आज की हमारे वर्चुअल ट्रेनिंग में। और प्रोजेक्ट संपूर्ण के अंतर्गत हम ये 7वीं ट्रेनिंग अरेंज कर रहे हैं। हम हर हफ्ते अलग अलग विषयों पे अलग अलग टॉपिक्स को लेके आपके साथ बातचीत करते हैं। हम अपने एक्सपर्ट गेस्ट स्पीकर को इनवाइट करते हैं, उसी तरह आज भी हम करेंगे। थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ और भी लोग जुड़ रहे हैं। तब तक हम शुरू करते हैं। तो प्रोजेक्ट संपूर्ण के बारे में जैसे हम हर बार आपको इंट्रोड्यूस कराते हैं, हमारा जो ये प्रोजेक्ट संपूर्ण है वो यूएनएफपीए फंडेड प्रोजेक्ट है, जिसको अलायंस इंडिया इंप्लीमेंट कर रहे हैं जीसैक्स की टेक्निकल सपोर्ट के साथ, जीएसएनपी के टेक्निकल सपोर्ट के साथ। हम 9 जिलों में काम कर रहे हैं: सूरत, वडोदरा, छोटे उदेपुर, आनंद, खेड़ा, बनासकाठा, साबरकाठा, अरवली और अहमदाबाद। तो ये हमारे 9 जिले हैं जहाँ पे हम काम करेंगे, जहाँ पे हम एचआईवी और एसआरएच की सर्विस को इंटीग्रेट करते हुए हम कैसे ये सर्विसेज हमारे सभी जो बेनिफिशरीज है इस प्रोजेक्ट में, एचआरजीज है, एडोलेसेंट है, वुमेन लिविंग विद एचआईवी है, चिल्ड्रन लिविंग विद एचआईवी है, ये सभी इन सभी को कैसे सर्विसेज मिल सकती है, इसके बारे में हम ये काम करने वाले हैं। साथ ही साथ हम और भी काम करेंगे जैसे जैसे प्रोजेक्ट आगे बढ़ता जाएगा। प्रोजेक्ट के कुछ मुख्य मुद्दे हैं, जिसमें से एक मुख्य मुद्दा जो है वो है कैपेसिटी बिल्डिंग, जैसे मैं हर बार बोलता हूँ आपको। और ये कैपेसिटी बिल्डिंग के तहत अभी ये जो कोविड और कोरोना का जो सिचुएशन बना हुआ है हमारे देश में और ग्लोबली पूरे विश्व में, तो उसके चलते हम ये वर्चुअल ट्रेनिंग्स किस तरीके से ज़्यादा बेहतर करें और ज़्यादा से ज़्यादा आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें, ये हमारा प्रयास होता है। हमारे साथ आज इस ट्रेनिंग में डॉक्टर रीटा हम अलायंस इंडिया से जुड़ेंगे। डॉक्टर हरजोत है हमारे साथ अलायंस इंडिया में, और अभिना मैडम है हमारे साथ अलायंस इंडिया से आज। तो और हमारे गेस्ट स्पीकर है जिनके बारे में अभिना जी आपको इंट्रोड्यूस करेंगे। इसी के साथ मैं आप सबको फिर से बोलता हूँ, आज का सेशन भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही जानकारी प्राप्त होगी आपको, और खास करके ऐसे विषयों पे जहाँ पे अक्सर आमूमन हम बात नहीं करते हैं रोजाना जिंदगी में। तो इसी के साथ मैं आप सबको फिर से एक बार धन्यवाद कहता हूँ, और अभिना मैडम को रिक्वेस्ट करूंगा कि वो प्लीज थोड़ा विषय पे बात करें। ओवर टू यू अभिना मैडम। थैंक यू अमित। आई थिंक मैं मेरी ऑडियो क्वालिटी ठीक है, आप सबको सुनाई दे रहा है मुझे लगता है अच्छे तरीके से। अमित, आपको आवाज़ आ रही होगी ना मेरी ठीक हाँ से? जी, हाँ जी आ रही है। थैंक यू जस्ट वांटेड टू चेक। ओके, थैंक यू सबको। गुड आफ्टरनून। हम हर वीक की तरह आज भी एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आए हैं, जो टॉपिक मेरे बहुत नज़दीक का है, जिसको हम बोलते हैं GBV। आप देख सकते हो स्क्रीन पे अभी लिखा हुआ है GBV। GBV का फुल फॉर्म है जेंडर बेस्ड वायलेंस। और जेंडर बेस्ड वायलेंस के बारे में जब हम बात करते हैं तब कई बार आपने सुना होगा और समझा होगा करके कि हम वायलेंस को एज फ्रंट लाइन वर्कर्स हम समझते हैं, हमारी कम्युनिटी कितने हद तक समझती है। और जेंडर बेस्ड वायलेंस ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ हमारी कम्युनिटी के साथ भी हो, हमारे साथ भी हो सकता है, हर किसी के साथ हो सकता है जेंडर बेस्ड वायलेंस। तो जेंडर बेस्ड वायलेंस क्या है, उसके मायने क्या है, उसको लेकर लीगल इश्यूज कौन से पैदा होते हैं, उस जेंडर बेस्ड वायलेंस को किस तरीके से हम काम कर सकते हैं, उस जेंडर बेस्ड वायलेंस को लेकर खास करके किस तरीके से हम उसके प्रोग्रामेटिक तरीके से अपने टारगेटेड इंटरवेंशंस लेवल पे हमारे प्रोग्राम में किस तरीके से उसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके बारे में आज हम सब बात करने वाले इन डिटेल में। हम एक और बहुत स्पेशल इंसान को आज के सेशन में इनवाइट करने वाले हैं। उनका नाम फाल्गुनी बहन है, और वो 181 जो हेल्पलाइन है गुजरात में महिलाओं के लिए जेंडर बेस्ड वायलेंस के खिलाफ जो आवाज़ उठाती है और काम करती है, महिला का सशक्तिकरण करती है, उनको स्ट्रॉन्ग बनाती है। तो उनका भी आज हम एक्सपीरियंस शेयरिंग करने वाले हैं, उनके बारे में भी हम इन डिटेल सुनने वाले हैं आज के सेशन में। तो जब तक के मेरी जो हमारी जो दूसरी स्पीकर है डॉक्टर रीटा जी ज्वाइन करेंगे हमको बहुत जल्दी से, और पर इसी के साथ अमित थोड़ा डिस्टरबेंस आ रहा है, पता नहीं कहाँ से आ रहा है, कैन यू चेक? जी मैं चेक करता हूँ। आई थिंक किसी का माइक ओपन है। ओके लेट मी चेक। या हाँ, अभी नहीं आ रहा है। थैंक यू। सो डॉक्टर रीटा भी जल्दी ही ज्वाइन करेंगी। जैसे ही डॉक्टर रीटा ज्वाइन करेंगी तो उसके बाद हम उनसे भी बात करेंगे, जानेंगे हम
संपूर्ण प्रोजेक्ट जो है वो आप सबका कैपेसिटी बिल्डिंग करने के लिए यहाँ पे है, आपसे सीखने के लिए, आपके साथ मिलके सीखने के लिए हम यहाँ पे सब लोग मौजूद है। जितना ज्ञान हमको है, जितना जानकारी हमको है, वो हम प्रोवाइड करने का कोशिश कर रहे हैं। और हमारे साथ हमारी एक टीम है, स्टेट मैनेजर है, एक ट्रेनिंग ऑफिसर होगा और डिस्ट्रिक्ट मॉनिटर जो है, जो आपके साथ हमेशा कोऑर्डिनेट करते हैं। और इसी के साथ मैं इसलिए भी सबसे पहले ही धन्यवाद देना चाहूँगी गुजरात स्टेट्स एड्स कंट्रोल सोसाइटी के बहुत सारे जो काम है उसको भी धन्यवाद देना चाहूँगी कि संपूर्ण के साथ मिलके वो संपूर्ण तरीके से ये काम को आगे बढ़ा रहे हैं। आप पहले ही स्क्रीन पे कुछ पिक्चर देख सकते हैं और पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा होगा कि बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से किस तरीके से एक आदमी जो है वो एक औरत, जब उसका ध्यान नहीं है, एक अलग तरीके का पिक्चर उसका खींचने का कोशिश कर रही है मोबाइल के माध्यम से, जिससे उस औरत को एम्बैरेसमेंट फील हो या उसको बुरा लगे। जेंडर बेस्ड वायलेंस जब हम बात करते हैं, अब हम वायलेंस की बात करते हैं, जब हमें हमेशा लगता है कि वायलेंस मतलब किसी ने किसी को मारना, बट क्या सिर्फ किसी ने किसी पे हाथ उठाना फिजिकल वायलेंस ही जेंडर बेस्ड वायलेंस है? और जेंडर बेस्ड वायलेंस है क्या, इसके बारे में आज हम बहुत डिटेल में जानने का कोशिश करेंगे। तो देखिए, आज खास करके मैंने आपको थोड़ा सा गुजराती में भी ट्रांसलेशन करने का कोशिश किया है। सभी टेक्निकल वर्ड जो अच्छे से चेंज नहीं हुए हैं, बट कई सारे लेवल पे गुजराती में भी मैंने लिखने का कोशिश किया है, आप शायद को थोड़ा बहुत समझ में आए, क्योंकि आज का प्रेजेंटेशन थोड़ा टेक्निकल है, बहुत सारा लिखित रूप में प्रेजेंटेशन है, तो इसलिए मैंने ट्रांसलेशन करने का कोशिश किया है। तो जेंडर बेस्ड वायलेंस जो है वो एक तरीके से मानवाधिकार यानी ह्यूमन राइट का हनन करने के लिए जो होता है, मतलब किस तरीके से ह्यूमन राइट्स का हमारा हनन होता है, मानवीय अधिकार का हमारा जो ले लेते हैं या उसको छीनते हैं या उस तरीके से हमको हरेस करते हैं, तो इसको भी एक तरीके से जेंडर बेस्ड वायलेंस माना जाता है। और ये कॉमन तरीके से ह्यूमन राइट वायलेंस है, एक बहुत मानवीय अधिकार को खात्मा करने के लिए ये तरीके का जेंडर बेस्ड वायलेंस का इस्तेमाल होता है और कॉमन तरीके से इसको देखा जाता है। आप जब देखेंगे कि जब जेंडर बेस्ड वायलेंस है तो उसमें दो वर्ड आपको बहुत ध्यान से सुनने पड़ेंगे, समझने पड़ेंगे। एक है जेंडर और दूसरा है सेक्स। और जेंडर बेस्ड वायलेंस खास करके जेंडर और सेक्स के माध्यम से ही लोगों तक प्रतीत होता है। और इसमें 3 तरीके का डिफरेंट जेंडर बेस्ड वायलेंस हो सकता है, फिजिकल यानी शारीरिक, सेक्सुअल यानी लैंगिक, और साइकोलॉजिकल यानी मानसिक तरीके से किसी को क्षति पहुंचाना, किसी को तकलीफ देना, इस तरह का वायलेंस हो सकता है। कई बार जब हम जेंडर बेस्ड की वायलेंस की बात करते हैं तो ज़्यादा करके हम ये बात करते होते हैं कि ये वायलेंस जो है वो आदमियों से यानी पुरुष, क्योंकि हमारा पुरुष प्रधान संस्कृति है, पुरुषों के प्रति, लड़कियों के प्रति, महिलाओं के प्रति ये वायलेंस होता है। बट ये सिर्फ उसी लोग नहीं है, बहुत सारे LGBT कम्युनिटी के लोग हैं, वो भी इसका शिकार बन जाते हैं। बहुत सारे बाकी भी कम्युनिटीज़ है जिसके बारे में डिटेल में मैं बाद में बात करने वाली हूँ, वो भी जेंडर बेस्ड वायलेंस का शिकार होते हैं। हम आगे चल के ये भी बात करने वाले हैं कि हम जेंडर बेस्ड वायलेंस की क्यों इतने अच्छी तरीके से बात कर रहे हैं, इसमें क्या ज़रूरत है बात करने का। हमारे कार्यक्रम में जो हम HIV का प्रोग्राम कर रहे हैं या SRH का प्रोग्राम कर रहे हैं, उसमें जेंडर बेस्ड वायलेंस की आवश्यकता क्या है इतने डिटेल में बात करने की, तो इस विषय में भी हम बात करने आए। बट आपने जब देखा होगा ज़्यादा करके जो वायलेंस होता है कम्युनिटी में, लोगों में, वो वायलेंस जो ज़्यादा करके इंटरपर्सनल वायलेंस यानी एक दूसरे के प्रति वायलेंस, वो ज़्यादा करके 2 तरीके का वायलेंस होता है, एक इंटरपर्सनल वायलेंस और इंटीमेट पार्टनर वायलेंस। तो इंटरपर्सनल वायलेंस जो होता है वो स्पेसिफिकली फिजिकल हो सकता है, साइकोलॉजिकल हो सकता है, मतलब आपके फ्रेंड्स है, फैमिली मेम्बर है, ये आपको टॉर्चर करे या आपको तकलीफ दे, उसको भी जेंडर बेस्ड वायलेंस कहा जा सकता है। या सेक्सुअल वायलेंस यानी जो आपका प्यार करने वाला है या आपका पति है या बॉयफ्रेंड है या कोई ऐसा इंसान है, स्ट्रेंजर, जो आपको स्टॉक कर रहा है, आपको तकलीफ दे रहा है, तो इनके पास से भी आपके पास इंटीमेट पार्टनर वायलेंस हो सकता है करके। अब हम जेंडर बेस्ड वायलेंस की जब बात करते हैं तब हम बात करते हैं अलग अलग समाज की। जो मैंने बोला, महिला और लड़कियों पे तो जेंडर बेस्ड वायलेंस होता ही है। जेंडर मतलब आपका जो आप जिस तरीके से समाज में अपने आप को प्रतीत करते हो वो, और उससे जुड़ा हुआ वायलेंस। तो इसमें कौन से दायरे में कई सारे हमारे साथ कम्युनिटी के मेंबर जो काम करते हैं वो इसको सबसे ज़्यादा वायलेंस को फेस करते हैं।
क्यों वायलेंस को फेस करते? जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पास किन्नर समाज है, ट्रांसजेंडर हम जिसको बोलते हैं, हिजड़ा बोलते हैं, लालमा बोलते हैं, अलग अलग नाम से उनको बुलाया जाता है हमारे गुजरात में। तो ऐसा समाज, क्योंकि वो लोग समाज ऐसा है और उनको एक्सेप्टेंस नहीं है समाज में, उनको लोग गलत नज़र से देखते हैं, अलग नज़र से देखते हैं, उनका एक्सेप्टेंस नहीं है इसकी वजह से, और पॉलिसीज़ नहीं है जो उनको सपोर्ट कर सके, इसके वजह से भी कई सारे ट्रांसजेंडर के साथ अलग अलग तरह का मानसिक, शारीरिक और लैंगिक शोषण होता है। और इसके बारे में हम और डिटेल में बात करेंगे, बट हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम जो की पॉपुलेशन तक, हाई रिस्क पॉपुलेशन तक पहुँचते हैं, उसमें से कई सारे लोग MSM और ट्रांसजेंडर भी हो सकते हैं। कोती समाज है, डबल डेकर समाज है, पंथी बोलते हैं, ऐसे अलग सारे पॉपुलेशंस भी जेंडर बेस्ड वायलेंस का शिकार हो सकते हैं करके। उसी के साथ फीमेल पार्टनर्स, यानी कभी कभी जो MSM है, जो पुरुषों के दूसरे पुरुषों के साथ शारीरिक संबंध रखता है या करना चाहता है, इसको फैमिली प्रेशर की वजह से और किसी वजह से वो एक फीमेल के साथ भी शादी कर लेता है, क्योंकि उसको अपना नाम बढ़ाना है, फैमिली बढ़ानी है, घर वालों को चुप करवाना है, परिवार सोसाइटी को चुप करवाना है ताकि वो उस पर उंगली ना उठाए, इसलिए वो एक अलग मैरिज भी कर लेता है। और ऐसे समय में वो मैरिज में वो पत्नी का ध्यान नहीं रखता, उस पर वायलेंस करता है, उस पर तकलीफ भी हो सकती है। ऐसे जो फीमेल पार्टनर्स है वो भी इस जेंडर बेस्ड वायलेंस का शिकार हो सकते हैं। जो फीमेल पार्टनर्स है, जैसे कोई ड्रग यूज़ करता है, इंजेक्शन लेता है, सब्सटेंस अब्यूज़ करता है, उनके जो फीमेल पार्टनर्स है, उनकी पत्नियां हैं, उनके गर्लफ्रेंड्स है, या उनसे जो चाहने वाले हैं, वो भी इस जेंडर बेस्ड वायलेंस का शिकार हो सकते हैं, अगर उनको कभी कभी दिक्कत हो सब्सटेंस लेने में, ड्रग इंजेक्ट करने में दिक्कत हो, उनका मानसिक संतुलन ठीक ना हो, तो ऐसे वजह से वो भी इस तरह का वायलेंस फेस कर सकती है। कुछ महिलाएं भी कई सारे जगह पे, जैसे पूना में, पंजाब में, अलग अलग जगह पे हमको आज की तारीख में बहुत इंक्रीजिंग एविडेंस है कि महिलाएं भी इंजेक्ट करती है ड्रग्स, और उसके बारे में अपने पास इतने सफिशिएंट प्रोग्राम नहीं है। बट जो महिलाएं इंजेक्ट करती है ड्रग्स, उनके साथ भी कई बार शोषण होता है। इसलिए क्योंकि कभी कभी उनको वो ऐसे लोगों से वार्तालाप करना पड़ता है जहाँ से वो उनको ड्रग्स मिले, और ये लोग जो है वो ऐसे समाज में से हो सकते हैं या ऐसे समाज के हिस्से में से हो सकते कि जहाँ पे उनको वायलेंस को फेस करना पड़े। कई सारे बार पैसे ना होने की वजह से ये महिलाएं सेक्स वर्क में इन्वॉल्व करती है, वहाँ पे भी वायलेंस होता है। और जैसे मैंने बोला कि जैसे महिलाएं ड्रग यूज़ करती है, उसी तरीके से आज की तारीख में नया एविडेंस भी आ रहा है कि हमारे बीच में MSM और TG लोग हैं, वो भी ड्रग्स का बहुत बढ़ चढ़ के इस्तेमाल कर रहे हैं। कई सारे स्टेट में इसका एविडेंस भी आ रहा है। महिलाएं जो शरीर विक्रय करती है, शरीर विक्रय का काम करती है, ऐसी महिलाएं भी जेंडर बेस्ड वायलेंस का शिकार हो जाती है। क्यों हो जाती है? कभी वो सेक्स वर्क पे है, उस पे उनके कस्टमर ने उनको हरेसमेंट किया, जो निगोशिएशन हुआ था उसके मुताबिक पैसे नहीं दिए, घर में आए, घर में अपने पति ने उनको मारा पीटा, सास ने पीटा, ऐसे कई सारे लेवल पे उनको शोषण अलग अलग तरीके से, या उनका जो पिंप है, यानी जो उनकी मैडम है, अगर ब्रॉथल बेस में है तो उनकी मैडम है जो उनको हरेसमेंट करती है, उनके साथ भी जेंडर बेस्ड वायलेंस हो सकता है। लड़कियां और बॉयज़ यानी जो अभी एडोलेसेंस है, यानी 15 साल की उम्र से लेकर 24 साल की उम्र में यंग गर्ल्स और बॉयज़, इनको भी शारीरिक शोषण का या जेंडर बेस्ड वायलेंस का सामना करना पड़ सकता है। और ये जेंडर बेस्ड वायलेंस का सामना सिर्फ बाहरी लोगों से नहीं, अपने खुद के घर वालों से भी हो सकता है, अपने एक्सटेंडेड फैमिलीज में भी इस तरह का वायलेंस आपको हो सकता है। PLHIV कम्युनिटी में खास करके चिल्ड्रन लिविंग विद HIV है, या वुमेन लिविंग विद HIV है, या मेन लिविंग विद HIV, इनको भी जेंडर बेस्ड का वायलेंस सामना करना पड़ता है। प्रेग्नेंट वुमेन का भी कभी कभी बहुत ही बड़े पैमाने पे जेंडर बेस्ड वायलेंस का सामना करना पड़ता है। एक और मैं बताना चाहूँगी कि हमेशा विमेन ही जेंडर बेस्ड वायलेंस का सामना करती है, ऐसा नहीं है। कई सारी जगह पे मेन भी, यानी पुरुष भी जेंडर बेस्ड वायलेंस का शिकार हो सकते हैं। तो ये जेंडर बेस्ड वायलेंस हर जेंडर को अफेक्ट करता है, बट ज़्यादा करके डेटा ये बताता है, ज़्यादा करके समस्या ये बताती है कि विमेन एंड गर्ल्स और हाई रिस्क कम्युनिटीज़ लाइक ट्रांसजेंडर्स और ड्रग यूजर्स, उनको ज़्यादा से ज़्यादा इसकी वजह से दिक्कत होती है करके। अब आप कहोगे कि हम कोविड-19 में इसके बारे में क्यों बात कर रहे हैं, जेंडर बेस्ड वायलेंस के बारे में? एक ऐसा सिचुएशन है, हम लॉकडाउन में पड़े हुए हैं, हम बाहर नहीं जा सकते, हम कहीं कुछ कर नहीं सकते, ऐसे समय में हम जेंडर बेस्ड वायलेंस का क्यों चर्चा कर रहे हैं करके।
तो अभी का रिसेंट ये डेटा बता रहा है करके कि अगर लॉकडाउन कंटिन्यू हुआ अगले अगले 6 महीने के लिए, तो 31 मिलियन मतलब 31 लाख एडिशनल जेंडर बेसिस वायलेंस जो केसेस बढ़ जाएंगे। अभी ऑलरेडी बहुत सारे जेंडर बेस्ड वायलेंस घर में लोग ब्लॉक होने की वजह से, उनका मानसिक संतुलन ठीक ना होने से, या और कई वजह से मानसिक, शारीरिक, लैंगिक और फाइनेंशियल यानी पैसे को लेकर शोषण लोगों, और इस विषय में ये केसेस दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। और ये रिपोर्ट भी आ रहा है, और आप लोग अपने नेबरहुड में भी इस तरह का केसेस आप देख रहे होंगे कि जेंडर बेस्ड वायलेंस का बहुत रैपिडली ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बनते जा रहा है पूरी प्रोसेस में। 13 से तो करीब करीब ये इसी वजह से हम ये डिस्कशन कर रहे हैं, क्योंकि अभी लॉकडाउन का सिचुएशन है, अनलॉक के सिचुएशन में हम जा रहे हैं, और इसीलिए हमको बात करना बहुत ज़रूरी है जेंडर बेस्ड वायलेंस के बारे में। चलो, जब हम जेंडर बेस्ड वायलेंस के बारे में बात कर ही रहे हैं, तो मैं आपको एक पहेली बताना चाहती हूँ। अगर आपको पहेली का जवाब आता हो तो आप तुरंत चैट बॉक्स में उसे टाइप कर दीजिए, क्योंकि आप ऐसा ये मैकेनिज्म ऐसा है कि शायद आप बात नहीं कर पाएंगे, बट आपका चैट बॉक्स यानी जहाँ पे आप टाइप कर सकते हो, वहाँ पे आप इनका आंसर दे सकते हो। तो चलो, आप लोग सब रेडी है इस पहेली को सुलझाने के लिए? तो मैं अभी आपको एक पिक्चर दिखाऊंगी और आपको ये पहेली पूछूंगी, ठीक है? आप लोग सब रेडी हो? 3, 2 और 1। देखिए ये पिक्चर। अब ये पिक्चर में मैंने गुजराती में कुछ लिखा है करके आप पढ़ सकते हैं गुजराती में, बट मैं हिंदी में भी इसको बताती हूँ। ये पहेली में आप देख सकते हो कि क्या दिया है, ये पिक्चर क्या दिया है। आप इसको अच्छे से गौर से पहले देख लीजिए पिक्चर को। मैं 5 सेकंड देती हूँ कि आप गौर से पिक्चर को देख लीजिए। ठीक है, आपने देख लिया, वेरी 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 गुड। अब इस पिक्चर को लेकर जो पहेली है, वो पहेली मैं आपको पूछती हूँ। पहेली ये है कि ये पिक्चर में 2 इंसान दिखाए गए हैं। वो इंसान में एक है जो है डॉक्टर, आप देख सकते हो उसके गले में स्टेथोस्कोप है, और दूसरा जो इंसान है वो है एक बेटा। ठीक है, एक डॉक्टर है और एक बेटा है। अब सवाल, अब मैं आपको सवाल पूछती हूँ। सवाल ये है कि जो डॉक्टर है, जो सन है, मतलब जो लड़का है, वो एक डॉक्टर का लड़का है। जो एक लड़का है वो एक डॉक्टर का लड़का है। मैं फिर से बोलती हूँ, जो एक लड़का है वो एक डॉक्टर का लड़का है, पर जो डॉक्टर है वो किसी का भी बाप नहीं है। जो डॉक्टर है वो किसी का भी बाप नहीं है। तो अभी मैं आपके पास, मैं 5 सेकंड के लिए रुकती हूँ। अगर किसी को क्विकली इसका जवाब पता हो ये पहेली का, तो तुरंत आप चैट बॉक्स में लिख दीजिए। अमित को पता चल जाएगा अगर किसी ने आंसर दिया है तो। 5, 4, 3, 2 और 1। अगर किसी को आंसर आया होगा, नहीं आया होगा, तो मैं आपको ये इसका सवाल का गुत्थी बताती हूँ। 3, 2 और 1। देखिए, इसका जवाब यही है कि जो डॉक्टर है वो एक्चुअली एक महिला है। इसी वजह से सेकंड लाइन में मैंने ये बात बोला कि डॉक्टर है पर वो किसी का पिता नहीं है। तो डॉक्टर जो है वो एक्चुअली माँ है। हम कई बार अपने जीवन में जब जेंडर की बात करते हैं, तब हम सोचते हैं कि एक जेंडर, जब हम बात करते हैं कि समझो हम किसी पायलट के बारे में बात करते हैं, तो हम अज्यूम कर लेते हैं, हम सोच लेते हैं, हम दिमाग बना लेते हैं कि वो पायलट एक आदमी ही होगा, वो आदमी होगा, वो एक महिला नहीं हो सकती, एक ट्रांसजेंडर नहीं हो सकता, है ना? तो ऐसे कई सारे जेंडर को लेकर भ्रांतियां हैं, और इसी वजह से जो जेंडर जिसके बारे में हमारी सोच अलग होती है, धारणाएं अलग होती है, उस जेंडर को, जैसे महिला और लड़कियां हैं या ट्रांसजेंडर्स है, ऐसे लोगों को समाज से धुतकारना, उनको हरेसमेंट, उनको स्टिग्मा, उनको वायलेंस, इस तरह का उनको ये करना पड़ता है। अब ये देखिए
ये यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में 1993 में एक डेफिनेशन बनाई गई थी, वायलेंस अगेंस्ट वुमन, मतलब महिलाओं के अगेंस्ट जो अत्याचार होता है उस बारे में ये परिभाषा बनाई गई थी। आप इसे पढ़ सकते हो, बहुत अच्छी से मैंने गुजराती में भी लिखी हुई है, आप गुजराती में अच्छे से पढ़ सकते हो, पर मैं इंग्लिश में आपको पढ़ के बताती हूँ। एनी एक्ट ऑफ जेंडर बेस्ड वायलेंस दैट रिजल्ट्स इन और is likely to result in physical, sexual, psychological harm or suffering for a woman, including threats such as act, coercion, arbitrary deprivation of liberty, whether occurring in public or private life। मतलब पब्लिक या प्राइवेट लाइफ में फिजिकल, सेक्सुअल या मेंटल तरह का हार्म पहुंचाना, और औरत को, महिला को तकलीफ देना, उसको गाली देना या उसको धमकियां देना, ऐसे एक्ट को हम वायलेंस के तौर पे महिलाओं के प्रति देखा जाता है। तो कई सारे लोगों को वायलेंस का डेफिनेशन नहीं पता था महिलाओं की तरफ, इसलिए मैंने ये बताने का कोशिश किया। ये प्रेजेंटेशन जो है वो हमारे यहाँ पे डॉक्टर हरजोत कोसाई इन्होंने प्रिपेयर किया है, इसलिए बहुत अच्छी तरीके से आप देख सकते हो, उन्होंने डिटेल आउट किया है बहुत सारा छोटा छोटा चीज़। तो वाई जेंडर बेस्ड वायलेंस, जेंडर बेस्ड वायलेंस का हम क्यों बात करें, क्यों ज़रूरी है जेंडर बेस्ड वायलेंस के लिए? तो जेंडर नॉर्म्स एंड इनइक्वालिटी, मतलब मैंने आपको जैसे ही बोला कि एक जेंडर जैसे होता है, हम अपने तरफ से जो आदमी है या औरत है या ट्रांसजेंडर है या कोई भी जेंडर है, जो हम जेंडर अपने आप को ढालते हैं उसमें हम कुछ दायरे में आ जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया में हम पुरुष प्रधान समाज में जीते हैं। पुरुष प्रधान समाज में अगर औरत आगे आके कुछ अच्छा काम करने जाए या कुछ बड़ा काम करने जाए तो कई बार घर के लोग ही उसको बोलते हैं करके, क्या करने का ज़रूरी है तुझे। अभी आप लोग सब फ्रंटलाइन वर्कर्स हो, राइट? आप में से कई सारे लोग महिलाएं होंगी, ऑफ कोर्स होंगी, बहुत सारे हमारे आउटरीच वर्कर महिलाएं और बहुत अच्छा काम कर रहे, प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर्स महिलाएं हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे, और आप सबको मेरे तरफ से एक बड़ा सा सलाम कि आप जो काम कर रहे हो करके। बट कई बार जब आप देर रात तक काम करते हो, लेट काम करते हो, लेट टाइम पे आपको फ़ोन आता है, तो घर वाले क्या बोलते हैं कि क्या ज़रूरत है ये सब करने की, तुम्हारा पति कमा रहा है, तुमको कमाने का क्या ज़रूरत है, तुम घर में बैठो, बच्चे संभालो, इतना टेंशन लेने का क्या ज़रूरत है। और महिला पलट के बोलती है अरे नहीं, बट मेरा भी तो करियर है, मेरा तो भी जीवन है, मुझे भी तो आगे बढ़ना है। बट कहने का यही मतलब है कि एक जेंडर की जब हम बात करते हैं तब उस जेंडर को लोग अलग अलग तरीके से देखते हैं, और इसी वजह से उसमें रिस्ट्रिक्शंस, लिमिटेशंस आ जाते हैं। कई सारे घरों में अभी एडोलेसेंस गर्ल्स होंगी, यानी जो लड़कियां जो है वो 15 साल के करीब है, और बॉयज़ भी होंगे 15 साल के, 16 साल के करीब। तो 15-16 साल के बॉयज़ को तो हम आराम से बाहर खेलने के लिए भेज जाते हैं कि जाओ खेलो, मज़े करो। बट लड़कियों को हम बचा के रखते हैं, क्या सोच के? लड़कियों को बोलते हैं अरे बाहर जाएगी तो उसके साथ कुछ गलत काम होने का चांसेस है, घर में रहेंगी तो ठीक है, सेफ है। बट आपको बाद में मैं बताऊंगी कि घर में के रहने के बाद भी ये ज़रूरी नहीं कि घर में वो लड़की है इसका मतलब वो सेफ है और उसके साथ कोई तकलीफ नहीं है करके, ऐसा सोचना गलत है। तो जेंडर बेस्ड वायलेंस भी इसी तरीके से एक्ट करता है, वो किसी को भी इस तरीके का इशू क्रिएट कर सकता है करके। एक मिनट सिर्फ। हाँ, तो उसके बाद मैंने जैसे बताया आपको कि जेंडर बेस्ड वायलेंस में टाइप यानी अलग अलग तरह के प्रकार कौन से होते हैं, फिजिकल, सेक्सुअल, साइकोलॉजिकल, इकोनॉमिकल। तो देखो आप, मैंने गुजराती में भी लिखा है करके कि कैसा कैसा हिंसा हो सकता है। शारीरिक है ना, जातीय यानी सेक्सुअल कोर्शन, मतलब जो सेक्सुअल होता है उस तरीके से, रेप होना या अब्यूज होना या टॉर्चर करना। चाइल्डहुड मतलब जो बच्चे को या जो लड़का या लड़की या जो भी है, जो बच्चे को ये जानकारी नहीं कि सेक्सुअल कैसा ये होता है, किस तरह का सेक्स करना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, 18 साल के नीचे है तो उसके साथ कोई ज़बरदस्ती, कोई लालच देख के या कोई ज़बरदस्ती करके सेक्सुअल एक्टिविटी होती है, रेप होती है। लड़कियों को, यंग लड़कियों को, लड़कों को एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है सेक्स वर्क करने के लिए उनके मर्जी के खिलाफ, जब वो पूरी तरीके से बालिग नहीं है। रेप इन अ कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन, कहने का मतलब जेल में
अगर आपको जेल में डाला गया है और जेल में आपके साथ रेप होता है, या आप माइग्रेशन में हो, माइग्रेशन में आपके साथ रेप होता है, अलग अलग कोई कोई मिलिट्री कैंप है और कहीं पे आपके साथ रेप होता है, ऐसी जगह पे आप जहाँ पे आवाज नहीं उठा पा रहे हो, आप उसके बारे में ये नहीं और आपके साथ हिंसा हो रहा है करके, किसी ने आपके ऊपर एसिड फेंक दिया, आपने ये शायद लेटेस्ट मूवी देखी होगी दीपिका पादुकोण की छपाक, है ना, उसमें एसिड विक्टिम जो लक्ष्मी है, जो मेरी बहुत डियर फ्रेंड है, उसके बारे में बात किया था, उसकी कहानी के बारे में बताया था। फीमेल जेनाइटल म्यूटिलेशन मतलब जो हमारे अंग है, औरत के अंग है, ब्रेस्ट है यानी अपना छाती है या वर्जाइना है, उसके साथ कोई भी छेड़छाड़ किया होगा, ये भी एक तरह का जेंडर बेस्ड वायलेंस है। ऑनर किलिंग मतलब हमारे घर की लड़की है, किसी से प्यार कर गई और भाग गई तो मैंने जाके उसको मार डाला, ये उस इसको बोलते हैं ऑनर किलिंग, कि मेरे नाम पे धप्पा ना लगे इसलिए वो लड़की को मैंने मार डाला। तो ये भी एक तरह का ऑनर किलिंग भी है, ये भी गलत है और ये भी होता है, हमारे समाज में भी होता है। हमारे हमारे समाज में कई बार जाति प्रजाति का इस तरीके से इस्तेमाल होता है कि हमारे प्यार को गला दबाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। डाउरी थ्रेट्स मतलब जो हम बोलते हैं करके कि शादी करने के टाइम पे जो लोग पैसा लेते हैं, चीज़ें लेते हैं, वो ना देने की वजह से या ज़्यादा मांगने की वजह से भी इस तरह का ये हो सकता है। दूसरा वायलेंस की मैं बात करने वाली हूँ, इंटीमेट पार्टनर वायलेंस। आपके सबके पास पार्टनर होगा, प्यार वाला होगा। कई बार मैंने कई सारे ट्रांसजेंडर्स को भी सुना है, किन्नर लोगों को सुना है कि यंग किन्नर लोग होते हैं, उनके जो बॉयफ्रेंड होते हैं उनको बड़ा मारते हैं, पैसा भी लेके जाते हैं, और हम जब वो किन्नर के साथ बात करने जाते हैं, उसका आंख सूजा होता है, उसका हाथ टूटा होता है, पैर टूटा होता है, हम बोलते हैं या तो वो चुप चुप रहती है, हम पूछते हैं बहन क्या हुआ तेरे को, बता क्या प्रॉब्लम है, हम कुछ कर सकते हैं क्या? तो बोलते हैं कि हाँ मुझे ऐसा ऐसा हुआ, मेरे जो बॉयफ्रेंड है उसने मेरे को मारा, घर से निकाल दिया पैसे के लिए। तो हम बोलते हैं कि तो पुलिस में जाके कंप्लेंट करे, तो बोलते नहीं नहीं, ये सब वो करता है क्योंकि वो मुझसे प्यार करता है, वो ठीक हो जाएगा। तो ऐसे भी लोगों का धारणाएं होती है। कई बार एक अभी रिसेंट एक मूवी आई थी, मुझे लगता है तापसी पन्नू की, जिसके ऊपर थप्पड़ करके वो मूवी थी, पता नहीं आप लोग कितने लोगों ने देखा, बट सिर्फ एक उसका थप्पड़ मार देता है और उसके वजह से कितना बड़ा अपमान हो जाता है उस मूवी में। इंटीमेट पार्टनर जो पति अपने पत्नी को थप्पड़ मारता है, कितना कॉमन चीज हम सोचते हैं कि थप्पड़ मार दिया, गाली दे दिया, अब्यूज कर दिया, बट ये एक तरीके का इंटीमेट पार्टनर वायलेंस है और हम इसके बारे में सोचते भी नहीं है। कभी अपना अपना पार्टनर ऐसा होता है, पति होता है या बॉयफ्रेंड होता है, जो हमको माँ बहन की गाली देता है, हमको खाना ठीक से नहीं देता है, हमारे पैसे छीन लेता है, हमको मेंटली टॉर्चर करता है, तो ये सब भी जेंडर बेस्ड वायलेंस है और इसको सभी तरीके से माना जाता है। ये फिजिकल भी हो सकता है, जब शारीरिक है तब जैसे कान के नीचे मारना, स्लैपिंग, किकिंग यानी लात मारना, बर्निंग जला देना, ऐसे कई सारे और स्ट्रैंगुलिंग यानी गला दबा देना, ऐसे कई सारे फिजिकल अब्यूज हो सकते हैं। सेक्सुअल मतलब ज़बरदस्ती सेक्स करना या सेक्स करने का धमकी देना। साइकोलॉजिकल मतलब अकेले बंद कर देना, कहीं पे उसको हटा देना। वर्बल अग्रेशन गाली देना, जोर जोर से बोलना, जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के बोलना पब्लिक के सामने या उनके बाकी रिश्तेदारों के सामने, जिसका इंसल्ट कर देना, ये भी एक तरह का वायलेंस है। स्टॉकिंग यानी पीछे पीछे आना, कई सारे लोग हमारा घर तक पीछा करते हैं, हमारे पे ध्यान रखते हैं, हम कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये भी एक तरह का जेंडर बेस्ड वायलेंस है और इसके खिलाफ आप आवाज़ उठा सकते हो, उसके खिलाफ कंप्लेंट भी कर सकते हो। इकोनॉमिक मतलब पैसे को लेकर, यानी जो हम पैसा कमाते हैं, क्या वो पैसा हम अपने लिए इस्तेमाल करते हैं कि कोई हमारा पैसा लेके भाग जाता है, कि कोई हमारा पैसा प्यार व्यार का नाटक करके हमसे पैसा छीन लेता है। तो ये भी एक तरह का वायलेंस है। हमको कभी कभी ये वायलेंस दिखाई नहीं देता, हमको लगता है कि जाने दो ना अपना प्यार वाला, आज नहीं तो कल सुधर जाएगा, सब ठीक ठाक हो जाएगा, फिर से हम तो पैसा लेता तो क्या होता है, मेरे से तो प्यार तो करता है ना। बट ये बात गलत है, ये बात आप इस तरीके से मत सोचिए। आप ये सोचिए कि क्या वो आपकी इज्जत करता है। अगर आपकी इज्जत करता है और आपको सचमुच प्यार करता है, तो ऐसा कौन सा इंसान रहेगा कि जो आपको आपका पैसा, आपने मेहनत से कमाया हुआ पैसा, कैसे भी आपने सेक्स वर्क किया हो या आपने जॉब किया हो, यानी कुछ भी किया होगा, क्यों किसी को दूसरा आपका पैसा लेके चला जाता है, ये भी हमारे बारे में सोचने वाली बात है। सेक्सुअल कोर्शन, जैसे मैंने बार बार बता रही हूँ कि जबरदस्ती संभोग करना, जबरदस्ती सेक्स के लिए प्रवृत्त करना, मुंह से बोलना, जैसे बॉस लोग कभी कभी अपने
फीमेल कुलीग को बोलते हैं अलग अलग तरीका हिंट दे के, आप कॉफ़ी पीने चलो, आप होटल में मुझे मिलो, आप यहाँ मिलो वहाँ मिलो, इस तरीके से भी ये जो हरेसमेंट होता है ये भी एक तरह का हरेसमेंट ही है। और ये बहुत अच्छी तरीके से बताया गया है, आप यहाँ पे देख सकते हो। मैंने गुजराती में भी थोड़ा बहुत ट्रांसलेट करने का कोशिश किया है। एटीट्यूड टुवर्ड्स जेंडर बेस्ड वायलेंस, मतलब जेंडर बेस्ड वायलेंस के बारे में लोगों की धारणाएं क्या है, सोच क्या है। तो जैसे फॉर एग्जांपल आप पहले देखिए नोशन यानी सोचना दैट मेन हैव द राइट टू कंट्रोल वाइफ्स बिहेवियर एंड डिसिप्लिन, मतलब आदमी लोग के पास, पतियों के पास ये हक होता है कि उनको हिंदी पिक्चर में या गुजराती पिक्चर में आप देखते रहेंगे ना, बोलते हैं कि शादी के टाइम पे, सुहागरात के टाइम पे बिल्ली मार देनी चाहिए कि तो जैसे फॉर एग्जांपल अपनी वाइफ अपने कंट्रोल, ऐसा आदमी लोग बहुत लूजली बात करते हैं अपने वाइफ के बारे में कि देखो मैं मुट्ठी में रखी हूँ, मुट्ठी में रखा हूँ, मैं जैसे बोलते हैं वैसे ही करती है करके। तो ये सोचना, ये सोच अपने लेवल पे कि आदमी को औरत को डिसिप्लिन करना चाहिए, पति को पत्नी को डिसिप्लिन करना चाहिए, ये बहुत ही गलत सोच है। और ये सोच अपने समाज में से हटाने के लिए आप सबको, मुझे, आपको साथ में काम करना जरूरी है। दूसरी सोच है जैसे फॉर एग्जाम्पल देयर आर जस्ट कॉज फॉर वायलेंस, यानी कोई भी तरह का वायलेंस के लिए ये सही है। कुछ वायलेंस अगर हमने किया तो उसके लिए रैशनल कॉज, यानी उसके लिए जो ये जो वायलेंस मैंने किया या हो रहा है करके ये सही है, ऐसा ही होना चाहिए क्योंकि इसने मेरे साथ ऐसा किया। तो ये कहने का ये मतलब है कि वायलेंस वायलेंस होता है, अत्याचार अत्याचार होता है, उसमें सही या गलत, सही कुछ नहीं होता, सब गलत ही होता है। किसी भी तरह का अत्याचार गलत ही होता है करके। अगर आपका किसी ने कुछ गलत किया है तो उसके साथ आपको बात करके वो प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहिए। किसी भी तरह का मानसिक, शारीरिक, सेक्सुअल अत्याचार या शोषण आपके साथ हो रहा है तो वो गलत ही है, उसको किसी भी तरीके से सही नहीं माना जा सकता और ना उसको सही करने का आप कोशिश करें। ब्लेमिंग द विक्टिम फॉर द वायलेंस रिसीव, मतलब जिनके ऊपर वायलेंस हुआ है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने बहुत फेमस केस सुना होगा बैंगलोर के टाइम पे कि एक लड़की रात में पार्टी से आ रही थी और उसके पार्टी से आ रही थी और उसके गली के बाहर, यानी जब वो गली में से चल के आ रही थी तभी वहाँ के कुछ लोगों ने बाइक पे आए और उसके साथ छेड़छाड़ किया, उसका कपड़ा फाड़ा, उसके साथ सेक्सुअल एडवांस किया। तो बाकी जब ये केस बाहर निकली तब लोगों ने बोला करके कि अरे अच्छा हुआ, ये लड़की को कौन बोला था इतने रात तक बाहर जाए, ये लड़की को पार्टी में जाने के लिए किसने बोला था, इसने, ये लोग ऐसा करते हैं ना, इसी वजह से इनके साथ इस तरीके का व्यवहार होता है। तो ये सोचना कि ये औरत ऐसी है, ये खराब औरत है, इसकी वजह से ऐसा हुआ, बाहर रात रात भर बाहर रहते इसलिए इनके साथ ऐसा हुआ, ये वायलेंस का एक गलत तरीके का सोच हम अपनाते हैं और वो अपनाना नहीं चाहिए। अब हम बात करेंगे कुछ मिथ्स और रियलिटी। मिथ्स मतलब हम लोग क्या बोलते हैं, मिथ्स बोले तो गलत धारणाएं, है ना, गलत धारणाएं और सच्चाई, इसके बारे में अभी हम खुल के बात करेंगे। तो गलत धारणाएं क्या है? गलत धारणा यह है कि जीबीवी हैपन्स ओनली टू पुअर एंड मार्जिनलाइज्ड वुमेन, मतलब ये सोच है कि जेंडर बेस्ड वायलेंस सिर्फ ऐसे महिलाओं के साथ होता है जो गरीब है और जो पिछड़े समाज की है, बट ये सच्चाई नहीं है। जेंडर बेस्ड वायलेंस ऐसे लोगों के साथ भी होता है कि जो धीरू भाई अंबानी की औरत हो, या किसी परिवार में अमीर घर की या अमीर कोई ऐसे ऐसे जाति की औरत हो कि जो बहुत बड़े लेवल पे कुछ माना जाता है। तो जेंडर बेस्ड वायलेंस किसी के साथ भी हो सकता है, किसी भी तरह का महिला के साथ हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि वो महिला पुअर या मार्जिनलाइज यानी गरीब हो। दूसरा एक सोचना ये है, गलत धारणा ये है सोचना कि जीबीवी इज नॉट अ कॉमन इन इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज, यानी ऐसे जो प्रगतिशील कंट्री है जैसे अमेरिका है, यूरोप है, आपका बाकी बहुत सारा कंट्रीज है जैसे इंग्लैंड है या और जगह है। तो ऐसे जगह पे हम सोचते कि अरे नहीं यहाँ पे तो नहीं होता, ये हमारा इंडिया है ना, इसके लिए यहाँ पे वायलेंस बहुत ज़्यादा है क्योंकि इधर के लोग को तो समझ में नहीं आता ना, ये लोग ऐसे ही करते। बट ये सच्चाई नहीं है। हर देश में, या तो प्रगत देश हो या छोटा देश हो या बड़ा देश हो, हर देश में जेंडर बेस्ड वायलेंस होता है। 3 में से 1 महिला यूएस में रिपोर्ट करती है, यानी अमेरिका में ये रिपोर्ट करती है, 3 महिलाओं में से 1 महिला जेंडर बेस्ड वायलेंस का रिपोर्ट करती है उनके पार्टनर से, कि उनके पार्टनर ने उनको जेंडर बेस्ड वायलेंस किया, मारा, पैसा छीना, अब्यूज किया, गाली दिया, जो भी है। तीसरा
एक मिथ मैंने यहाँ पे रखा है कि मेन कैनॉट कंट्रोल देमसेल्फ, वॉयलेंस इज सिंपली द पार्ट ऑफ देयर नेचर। यानी आदमी तो आदमी है ना, पुरुष है, पुरुष कैसा अपने गुस्से को कंट्रोल कर सकता है, वो तो करेगा। पुरुष है तो पुरुष तो सब ठीक है। पुरुष ने अगर, क्या हुआ, आदमी है, पति है तेरा, मार दिया तो क्या हो गया, दो थप्पड़ मार दिए तुझे तो क्या हुआ, धकेल दिया तो क्या हुआ, आदमी है वो, आदमी से तो मार खाना चाहिए तुम्हें, वो तो अच्छा है। तो ये सोच, ये जो भी है मिथ्स है, मेल वायलेंस इज नॉट जेनेटिकली बेस्ड, मतलब इसका कोई जेनेटिकली, ये हमारे खून में नहीं आता, ये हमारे जीन्स में नहीं आता। जितना गुस्सा आदमी को आता है उतना गुस्सा औरत को भी आता है, दोनों को सेम ही गुस्सा आता है, गुस्सा कोई भी कंट्रोल कर सकता है। उससे कोई मतलब नहीं है कि आदमी है तो आदमी को ज्यादा गुस्सा होना चाहिए, और औरत है तो औरत को कम गुस्सा होना चाहिए। आपने सुना ना, खूब लड़ी मर्दानी वो भी झांसी वाली रानी थी करके, है ना, जो लड़ी घोड़े पे वो भी तो रानी ही थी, उसको भी तो गुस्सा उतना ही था, उसको भी तो ताकत उतनी ही थी। तो ये सोचना कि आदमी अगर आदमी है तो आदमी को ज्यादा गुस्सा आता है और वो सही है, और औरत अगर गुस्सा है तो बुरा है, ये बात भी गलत है। कई सारे घरों में ये भी बोला जाता है कि इतना गुस्सा मत कर, शादी करके जाएगी तो कैसे चलेगा तेरा। तो ये भी हमारे बच्चियों को समझाना और इस तरीके से हमको ट्रेन करना, ये गलत सोच है, इस सोच को हमको बदलनी आवश्यक है करके। दूसरा है, विक्टिम इज जेंडर बेस्ड वायलेंस प्रोवोक द अब्यूज थ्रू देयर इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर, मतलब दूसरे का गुस्सा मैं ऐसे व्यवहार करती हूँ जिससे दूसरे का गुस्सा बढ़ जाता है करके। तो ये भी गलत है, गुस्सा तो अपने हाथ के कंट्रोल में है, हम अपना गुस्सा खुद ही कंट्रोल कर सकते हैं, किसी के व्यवहार से थोड़ी हमको गुस्सा आना या ना आना चाहिए। तो किसी भी तरह का इस तरह का सोचना, धारणाएं हमको मन में नहीं रखनी है। और एक सोच के बारे में यहाँ लिखा है, मोस्ट वीमेन आर अब्यूज बाय स्ट्रेंजर, वीमेन आर सेफ व्हेन दे आर होम। मैं पहले भी आपको ये कह रही थी ना कि जहाँ पे ये बोला गया है कि बहुत सारी औरतों को जब वो बाहर जाती है तभी वायलेंस होता है, घर में तो वो सेफ है। पर ये ऐसा है क्या? वो नहीं है। स्टडीज बताती है कि जो महिलाएं घर में होती है तो घर में उनके फैमिली मेंबर्स या और लोग, आजू बाजू के लोग या और कई लोग भी उनके साथ शारीरिक शोषण या जेंडर बेस्ड वायलेंस कर सकते हैं। अब जेंडर बेस्ड वायलेंस की हम चर्चा कर रहे, क्यों क्यों हम इतना बात करें? आज अभी तक मैंने 10-12 स्लाइड आपके साथ बात किया, डिस्कस कर लिया, करीब करीब मैं अभी 30-40 मिनट से आपके साथ बात कर रही हूँ जेंडर बेस्ड वायलेंस से। क्यों इतना बात कर रही हूँ मैं जेंडर बेस्ड वायलेंस के लिए? क्योंकि इसका हेल्थ को लेकर भी एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है जो हम समझ नहीं पाते, हमको ध्यान में नहीं देते। जेंडर बेस्ड वायलेंस की वजह से एक्चुअली कई सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं, जैसे फेमिसाइड। फेमिसाइड मतलब स्त्रीनी हत्या। जेंडर बेस्ड वायलेंस में औरत की हत्या हो सकती है, ऐसा इंसान जो कि विक्टिम है उसकी हत्या हो सकती है। उसको उसको वो सुइसाइड कर सकता है कि लोगों ने उसकी प्रताड़ना की, उसको एक्सेप्ट नहीं किया, उसको तकलीफ दी तो उसने सुइसाइड कर लिया। HIV एड्स का खतरा है, एड्स से सर्विसेज ना मिलने की वजह से, कॉन्डम ना मिलने की वजह से, HIV की मेडिकेशन ना मिलने की वजह से मौत हो सकती है एक इंसान की। एक इंसान अगर एक महिला है जो HIV के साथ जी रही है तो जेंडर बेस्ड वायलेंस करने के साथ हो सकता है कि वो अपना ट्रीटमेंट छोड़ दे और मरना पसंद करे। प्रेग्नेंट महिला यानी जो महिलाएं पेट से है, ऐसे उनके साथ भी ये हो सकती है, भ्रूण के साथ। जैसे फॉर एग्जांपल पहले ही उनके बच्चे का लिंग क्या है ये पता कर दे कि लड़का है कि लड़की है, जो ऑलरेडी लीगली रॉन्ग है। उसी के साथ बच्चा पैदा होने के बाद अगर लड़की हो गई तो उसको और टॉर्चर की, बाबा तेरे को लड़की हो गई, जलेबी हो गई, लड्डू नहीं हो गया, लड्डू होना चाहिए था, हमारे परिवार का नाम कौन रोशन करेगा। ऐसे कई सारे इश्यूज वो हो सकते हैं। और एज अ रिजल्ट ऑफ दैट कई सारी महिलाओं को प्रेगनेंसी को लेकर जो फैसिलिटीज अवेलेबल होना चाहिए, उनको आयरन मिलना चाहिए, मेडिकेशन मिलना चाहिए, उनका उनका रेगुलर इंटरवल पे टेस्टिंग होना चाहिए, वेट चेक होना चाहिए, न्यूट्रिशन मिलना चाहिए, एक इंस्टीट्यूशन में उनकी डिलीवरी होनी चाहिए। और अगर एक महिला है जो अपने बच्चे को ना रखना चाहे तो उसको वो फैसिलिटी भी, सेफ अबॉर्शन का फैसिलिटी भी प्रोवाइड होना चाहिए। एक बच्चा पैदा हो गया है, तुरंत तुरंत दूसरा बच्चा पैदा करने के लिए ज़बरदस्ती भी लोग करते हैं जेंडर बेस्ड वायलेंस के माध्यम से कि अरे लड़की पैदा हुई चलो लड़का पैदा करते, फिर से करते, 1 साल भी नहीं हुआ, 2 साल भी नहीं है, उसको ज़बरदस्ती प्रेगनेंसी के लिए, जब उसका शरीर रेडी नहीं है, तैयार नहीं है बच्चा पैदा करने के लिए, वो कमज़ोर है, ऐसे टाइम पे भी उसके साथ बहुत सारा तकलीफ होता है, बहुत सारा टॉर्चर हो सकता है करके। तो फिजिकल, सेक्सुअल और साइकोलॉजिकल बिहेवियरल इश्यूज हो सकता है इस वजह से। जो कि आउटकम है इसका, मतलब इसका इम्पैक्ट यानी इसका हमारे पे प्रभाव क्या पड़ता है। फिजिकल प्रभाव क्या पड़ता है
कि हमको तकलीफ हो सकती है, फिजिकली तकलीफ, दर्द होना, डिसेबिलिटी यानी हाथ पैर टूट जाना, पेट में खराबी हो जाना, अपने डाइजेशन सिस्टम्स में खराबी हो जाना, फ्रैक्चर हो जाना, पेन रहना दिमाग में, बॉडी में बार बार पेन रहना, घाव हो जाना, अलग अलग तरह का फिजिकल वायलेंस का ये आउटकम हो सकता है। और डर बैठ जाना इंसान को, सबसे बड़े चीज़ क्या, डर बैठ जाना बाहर से बात करने के लिए, मेंटल हेल्थ इश्यूज पैदा हो जाना, डिप्रेशन, खाना नहीं खा नहीं सकते, नींद से सो नहीं सकते, ड्रग डिपेंडेंसी चालू हो जाती है, अपने बारे में औरतें बहुत कम सोचना शुरू करती है, आईना देखना पसंद नहीं करती, सोचती है कि अरे मैं ऐसी हूँ ना, मर जाऊँ तो अच्छा है, मेरे को जीने का कोई चांस नहीं है, मेरे को जीने का कुछ नहीं करना है, बस मेरे को ये ज़िंदगी ख़त्म करनी है करके भी लोग सोचते हैं। ट्रोमैटिक यानी उसी बारे में सोचते बैठना बार 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 बार, मेरा पति मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है, मेरी सास मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है, क्यों मेरा प्यार वाला मुझे प्यार नहीं करता, क्यों मेरा प्यार वाला मुझे एक्सेप्ट नहीं करता सोसाइटी में, ये सोचते बैठना। ट्रॉमा यानी स्ट्रेस अपने दिमाग में आना, और खुद का हार्म मतलब हाथ काट लेना, गला काट लेना, सुसाइड कर लेना, ऐसा कई सारे सिचुएशन आपने खुद ने देखे होंगे बहुत करीब से। तो ये एक जीवन जो मानव जीवन मिला हुआ है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जीवन है, ये आपकी तरह से एक गिफ्ट है, और ये गिफ्ट को हम किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं वो मायने रखता है। बट जब हम जेंडर बेस्ड वायलेंस में पड़ जाते हैं या उसको इनकाउंटर करते हैं, तो कई बार ये जो जीवन का गिफ्ट हमको मिला है, इसका जो फ़ायदा हमको मिला है, उसको हम समझ नहीं पाते और उसको हम व्यर्थ करते हैं, ख़त्म करने का कोशिश करते हैं, और अच्छी ज़िंदगी, खुशी वाली ज़िंदगी जीने का कोशिश नहीं करते, सैड रहते हैं, अनकंफर्टेबल रहते हैं, हमेशा सोचते रहते कोई ना कोई चीज़ करते हुए, हमेशा पछतावे में रहते हैं। तो ऐसा भी दिक्कत होती है। सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्शन मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन हो सकते हैं, STI। तो जैसे फॉर एग्जांपल एक समय में मैं अपने ज़िंदगी में भी, मेरे को जॉब नहीं था और मैं सेक्स वर्क पे काम करती थी, तब मैं बहुत सारे क्लाइंट लेती थी और पैसे का इतना ज़रूरत था उस टाइम पे कि जैसे अगर मैंने क्लाइंट नहीं लिया तो मैं घर पे पैसा नहीं दे सकती हूँ, मेरे सर्जरी के लिए पैसा इकट्ठा नहीं कर सकती हूँ। ऐसे टाइम पे STI हो जाता था और कोई दिक्कतें होता था, HIV का इन्फेक्शन हो जाता था, और कई सारे लोगों में ऐसा इश्यूज और प्रॉब्लम हो जाता है। कई सारे महिलाएं, खास करके महिलाएं जो सेक्स वर्क का काम करती है, जिनको कई सारे बार उनके रेगुलर पार्टनर झूठ बोल देते हैं कि मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मैं तुझसे शादी करूँगा, और वो प्रेग्नेंट रह जाती है और उसके बाद उन पे दिक्कत हो जाती है प्रेगनेंसी को लेकर। प्रेगनेंसी में जैसे बच्चा अलग पैदा होना, उल्टा घूम जाना बच्चा पेट के अंदर, या बच्चे के गले के अंदर उसका जो बोलते हैं उसको नाड़ बोलते हैं हम लोग उसको, जैसे अम्बिलिकल कॉर्ड होता है वो गले में फंस जाना और कहीं जगह पे फंस जाना, नॉर्मल डिलीवरी ना होना, ये भी कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो ऐसे कई सारे प्रॉब्लम्स जो है वो हेल्थ इश्यूज को लेकर, जेंडर बेस्ड वायलेंस को लेकर बहुत सारे लेवल पे होते रहते हैं। तो जेंडर बेस्ड वायलेंस का जैसे मैंने बताया आपको कि वायलेंस का जब आप देखते हो, वायलेंस यानी प्रेगनेंसी के दौरान क्या वायलेंस का इश्यूज हो सकता है, ये भी हम थोड़ा सा समझ लेते हैं, क्योंकि हमारा प्रोग्राम खास करके सेक्सुअल हेल्थ और रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में है। तो इसमें आप देखिए कि इंटीमेट पार्टनर वायलेंस प्रेवलेंस इज 4 to 15% ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, मतलब 4 से 15% महिलाएं जो प्रेग्नेंट है उनको जेंडर बेस्ड वायलेंस होता है। 4 से 15%, यानी कितना बड़ा नंबर है आप देख सकती है करके। लीडिंग कॉज ऑफ डेथ अमंग प्रेग्नेंट वुमेन में भी होमिसाइड, मतलब उन पे हत्या का ये भी इशू आ सकता है करके कि उन पे हत्या किया गया हो, उनको मार डाला गया हो, ये भी पॉसिबिलिटी है। एंड वायलेंस और HIV के बारे में भी अभी बात करते हैं, SRHR के बारे में बात किया, तो दोनों तरफ हमको बात करनी है। ये प्रोजेक्ट ही ऐसा है कि जहाँ पे HIV और SRHR को हमको साथ में लेके आना है, और यही काम हम बार बार आपसे बता रहे हैं, बात कर रहे हैं। तो फोर्स सेक्स भी होता है HIV को लेकर, जैसे अपने खुद के पार्टनर ने या अपने क्लाइंट ने या ग्रुप ने किसी ने सेक्स कर दिया, और सिर्फ महिलाओं के ऊपर नहीं, किसी ने किसी MSM के ऊपर सेक्स कर दिया, ज़बरदस्ती अनसेफ सेक्स कर दिया, उसको बिना कॉन्डम का सेक्स कर दिया, HIV का खतरा हो गया, STI का खतरा हुआ। विक्टिम ऑफ वायलेंस टेंड टू एंगेज इन बिहेवियर्स दैट मे पुट देयर हेल्थ एट रिस्क, मतलब जो विक्टिम्स होते हैं वायलेंस के
वो अपने बारे में, हेल्थ के बारे में सोचना बंद कर देते, और इसी वजह से भी वो हेल्थ का, जैसे मैं पहले आपको थोड़े टाइम पहले बताया था कि मैं HIV के साथ जी रही हूँ, ठीक है, पर अभी मेरा अगर रेगुलर पार्टनर है, आप मेरी बात करिए, मैं HIV के साथ जी रही हूँ, मेरा ART चालू है, मेरे पार्टनर ने मुझे टॉर्चर करना शुरू कर दिया और मैंने ART लेना बंद कर दिया, तो इससे मुझे हेल्थ का इशू हो सकता है ना, या मेरे पार्टनर को डर के मैंने HIV की मेडिसिन खाना बंद कर दी, या मैं बाकी जगह भी मेरा सेक्सुअल एक्टिविटी हो रहा है, बट मेरे पार्टनर को डर के मैं HIV का टेस्टिंग नहीं करवा रही हूँ कि क्या पता मेरे को HIV हो कि ना हो करके, ये भी एक तरह का वायलेंस हो सकता है करके। उसी तरीके से कई बार पार्टनर्स का कॉन्डम इस्तेमाल करने के लिए मनाही कर देना। कई सारे MSM होते हैं, मेन हु हैव सेक्स विथ मेन, जो पुरुषों के साथ भी बाहर सेक्स करते हैं और अपनी औरतों के साथ भी अंदर घर में सेक्स करते हैं। जब पुरुषों के साथ सेक्स करते हैं तब वो कॉन्डम का इस्तेमाल ये सोच के नहीं करते कि अरे मज़ा नहीं आ रहा है ना, ये मेरा प्यार वाला है, मेरे को मज़ा नहीं आ रहा है। और महिला के साथ और अपनी फीमेल के साथ कॉन्डम के इसलिए इस्तेमाल नहीं कर सकते कि ये डर के मारे कि अरे अगर मैं इसके साथ कॉन्डम इस्तेमाल करूंगा तो ये मेरे को बोलेगी कि तुम्हारा मेरे पे भरोसा नहीं है क्या, या पत्नी बोल देती है MSM को कि तुम क्यों कॉन्डम का इस्तेमाल कर रहे हो मेरे साथ, तुम्हारा बाहर कोई चक्कर है क्या। तो ये भी एक बहुत बड़ा कॉन्डम निगोशिएशन में रेगुलर पार्टनर, इंटीमेट पार्टनर के अंदर प्रॉब्लम होता है, और डेटा भी यही बताता है कि सबसे मुश्किल काम किसी को कॉन्डम के लिए निगोशिएट करना या कन्विंस करना है, वो है सबसे बड़ा रेगुलर पार्टनर। फिर HIV डिस्क्लोजर, यानी मैं HIV के साथ जी रही हूँ, क्या मैं अपने रेगुलर पार्टनर को बता सकती हूँ, कि मेरे पति को बता सकती हूँ कि हाँ मैं HIV के साथ जी रही हूँ करके, HIV के साथ जी रही हूँ, ये बताने के बाद भी मेरे पास क्या वायलेंस हो रहा है, किस तरह का वायलेंस को मुझे फेस करना पड़ता है, ये भी एक बहुत बड़े लेवल पे इशू है। तो जेंडर बेस्ड वायलेंस इज अ ह्यूमन राइट इशू, मैंने पहले स्लाइड में आपको बताया था कि ये मानवीय अधिकार से जुड़ा हुआ इशू है, आपका मानवीय अधिकार का हनन है जब कोई जेंडर बेस्ड वायलेंस आप पे करता है। आपको कोई लैंगिक अत्याचार करता है तो लैंगिक अत्याचार आपके ह्यूमन राइट को दबाता है, प्लीज इसे मत होने दीजिए, अगर हो रहा है तो इसे रिपोर्ट करिए, अगर आप चुप्पी साधे रहे तो ये अच्छी चीज नहीं है। अब देखते हैं कि जेंडर बेस्ड वायलेंस कौन से प्रिंसिपल को, यानी कौन से चीजों को UN के यूनिवर्सल डिक्लेरेशन के माध्यम से इसको अफेक्ट करता है। पहला तो आर्टिकल 1, ऑल ह्यूमन बींग्स आर बॉर्न फ्री एंड इक्वल इन डिग्निटी एंड राइट्स, मतलब ये आर्टिकल बताता है UN राइट्स का कि हम सब लोग जो है वो फ्री है, हम किसी के साथ बंधे हुए नहीं पैदा हुए, हम इक्वल है, हम लॉ के अगेंस्ट में सब, आप MSM हो, TG हो, FSW हो, जनरल आदमी हो, औरत हो, कोई भी हो, आप समाज में एक हो, और आप पूरी तरीके से फ्री पैदा हुए और आप सबको इक्वल अमाउंट ऑफ मानवीय अधिकार दिए गए हैं। तो ये नहीं हो सकता कि मैं किसी के मानवीय अधिकारों को हनन करूं, मैंने अपना मानवीय अधिकार भी मुझे बचाना है और दूसरे का मानवीय अधिकार भी मुझे उसी लेवल पे रिस्पेक्ट करना है। एवरीवन हैज अ राइट टू लाइफ, यानी सबको जीने का हक है, लिबर्टी यानी फ्रीडम है सबको, आज़ादी है, और सिक्योरिटी ऑफ अ पर्सन यानी अपने आप को बचाने का भी सबको हक है। और आर्टिकल 5, नो वन शैल बी सब्जेक्टेड टू टॉर्चर और क्रूएल इनह्यूमन एंड डिग्रेडिंग द ट्रीटमेंट ऑफ पनिशमेंट, मतलब किसी को भी अत्याचार नहीं होना चाहिए, किसी को भी ऐसा प्रताड़ना नहीं होनी चाहिए, ऐसा तरह का ट्रीटमेंट नहीं देना चाहिए जिसके वजह से उसको तकलीफ हो। तो आपने अभी सबने मुझे करीब 40-45 मिनट सुना। अब मैं हमारे जो गेस्ट है आज के, जो खास हमने बुलाया आपके लिए, हमारी लाडली फाल्गुनी बहन, उनको मैं बुलाना चाहूँगी मंच पे, और मैं उनको रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अभी हम हमारे TI लेवल पे, LWS लेवल पे, विहान के जो CSC के काम चल रहा है हमारा, या आशा वर्कर का हमारा जो काम चल रहा है, इन सब में आप हमको कैसे सपोर्ट कर सकती है और हम क्या करें जिससे ये जेंडर बेस्ड वायलेंस का डिस्कशन जो हम इतने दौड़ दौड़ के कर रहे हैं उसको हम कम कर सके। फाल्गुनी बहन आप आ जाओगी प्लीज डिस्कशन के लिए हमारे साथ, थैंक यू। નમસ્તે ફાલ્ગુની બેન, તમારા માઇક મ્યુટ છે તો ફાલ્ગુની બેન તમારા માઇક ઓન કરો, પગે લાગીએ, થેન્ક યુ। हाँ चलो, थैंक यू, पगे लागिए। पगे लागिए।
मैं गुजराती में प्रेजेंटेशन कर रही हूँ जरूर कि हिंदी में करूँ? हिंदी में या गुजराती में करूँ? गुजराती हिंदी मिक्स करिएगा थोड़ा सा अच्छा મારું નામ ફાલ્ગુની છે. મને ઘણી બધી એનજીઓ જીસેક્સ માંથી ઘણા બધા લોકો ઓળખતા હશે. આજે મને જેન્ડર બેઝ વાયોલન્સ માટે અહીંયા બોલાવવામાં આવી છે. તો એના માટે હું તમને થોડીક જાણકારી આપીશ. જેન્ડર બેઝ વાયોલન્સ માટે તમે શું કરી શકો, આશા વર્કર બહેનો અને જે નવો પ્રોજેક્ટ શરૂ થયો છે એના માટે 9 જિલ્લામાં. તો એની માટે સૌથી પહેલા હું તમને 181 ની એક જાણકારી આપીશ. 181 એ મહિલા હેલ્પલાઇન છે જે 24 કલાક કાર્યરત છે અને એની અંદર તમે કોઈ પણ મહિલાને કોઈ પણ પ્રકારની તકલીફ હોય તો તમે 181 માં ફોન કરી શકો છો અને 181 માં ફોન કરીને તમે લોકો એ મહિલાની કોઈ તકલીફ જે બી હશે એ તકલીફ જ્યાં હશે ત્યાં એને તકલીફ દૂર કરવામાં આવશે. એટલે કે બેન એના ઘરેથી ફોન કરતી હશે અથવા રસ્તામાં એના પતિએ મારીને એને કાઢી મૂકી હશે અથવા એના બોયફ્રેન્ડે કાઢી મૂકી હશે અથવા મા બાપ સાથે એને અનબનાવ થયો હશે, બોયફ્રેન્ડ સાથે અનબનાવ થયો હશે, તો એવા સમયે જો એ રસ્તામાં હશે તો એવા સમયે ત્યાંથી કોલ કરશે તો ત્યાં આગળ અમારી ગાડી જશે અને ગાડી જઈ અને એને એ બેનને સક્ષમ કરવાનું કામ કરશે. એને 5 કે 6 રસ્તા બતાવવામાં આવશે અને બેન જે રસ્તે જવા તૈયાર હોય, બેન એમ કે મારે પોલીસ કેસ કરવો છે, મારે બોયફ્રેન્ડ સાથે તમે કાઉન્સેલિંગ કરો અથવા બોયફ્રેન્ડને તમે સમજાવો કે બોયફ્રેન્ડને લઈને પોલીસ કેસ કરો અથવા કોઈ મને એનજીઓ સુધી પહોંચાડો કે જે મારું લાંબો સમય સુધી કાઉન્સેલિંગ કરે, તો એ કામ 181 મહિલા હેલ્પલાઇનનું છે. 181 મહિલા હેલ્પલાઇન એ 24 કલાક કાર્યરત છે. ઘણી બહેનોને એવું થાય છે